Hello everyone, welcome to the video. Make sure that you watch at 1.25x speed है ना। तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। After entering one of the synergids, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergid. One of the male gamete moves towards the egg cell and fuses with the nucleus, thus completing the syngamy. अब यहाँ पर मतलब क्या है, देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कि दो मेल गैमीट्स है और वो एंटर करते हैं, तो एक फ्यूज करता है एग न्यूक्लियस के साथ, है ना। हमने पढ़ा था कि एक यहाँ पे फ्यूज, यहाँ पे जो है इस साइड से फ्यूज करेगा और एक जो है इन दो पोलर न्यूक्लियाई की साइड साथ फ्यूज करता है। तो उस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो एक एग सेल है उसके अंदर का जो एक न्यूक्लियस होता है, एक मेल गैमीट ये रहा और एक मेल गैमीट ये रहा। तो यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी प्रेजेंट थे, है ना, इस तरीके से प्रेजेंट थे। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जैसे ही सिनर्जिड में एंटर करती है कौन, पोलन ट्यूब, दोनों मेल गैमीट रिलीज हो जाते हैं सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, और एक मेल गैमीट जो होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज करता है विद इट न्यूक्लियस और सिनगैमी पूरा कर लेता है। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला कौन सा वाला, एग के साथ जो फ्यूज करता है, तो दिस न्यूक्लियस इज गोइंग टू फ्यूज विद दिस न्यूक्लियस, तो ये एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। और इस प्रोसेस को, इन दोनों के फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनगैमी, है ना। अब ये जो सिनगैमी टर्म है, इसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। तो फिर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा अभी समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, इस पर्टिकुलर इवेंट को हमने सिनगैमी बोला, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बेटा जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोल सकते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ये जनरेटिव क्यों, क्योंकि ये जनरेटिव न्यूक्लियस से मिलके बना है और यही एक्चुअली में मेल गैमीट, मेल का मेन गैमीट है ना, जो कि एग के साथ फ्यूज करके एक्चुअली में जाइगोट बनाएगा। तो इसीलिए हमने इसको सिनगैमी कहा है। अच्छा, तो फिर देखिए यहाँ पे लिखा भी है, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल दैट इज द जाइगोट। तो इसके रिजल्ट से क्या बनेगा, फाइनली सिनगैमी के बाद क्या बनता है, हमने पढ़ा है क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना। तो यहाँ पर आगे बन जाएगा एक जाइगोट। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं दस द अदर मेल गैमीट मूव टुवर्ड्स अ टू पोलर न्यूक्लियाई, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ ये मूव करता है। लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, जो कि सेंट्रल सेल में लोकेटेड है। सेंट्रल सेल अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ बहुत जल्दी। ओके, दिस, ये जो पूरा का पूरा एक सेल है, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर एक सेल था, है ना, दिस वॉज द सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई है ना, इस तरीके से। चलिए वापस आ जाते हैं। ओके, तो दो पोलर न्यूक्लियस न्यूक्लियाई होते हैं, उसके साथ फ्यूज करता है विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि पीईएन। मतलब क्या है इसके कहने का, इनके कहने का मतलब सीधा सा इतना है बेटा कि जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक ये रहा और एक दूसरा पोलर न्यूक्लियाई एक ये रहा, है ना, इसके साथ एक मेल गैमीट जो है वो अब फ्यूज कर जाता है। तो टोटल टोटल गैमीट्स का, ये गैमीट फॉर्म ये ऐसे फ्यूज करेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो मेल गैमीट है, ये वाला जो मेल गैमीट है, ये इसकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, ये तो हैप्लॉइड है, ठीक है। और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, क्योंकि इसमें मियोसिस के थ्रू बनता है, ये पहले मियोसिस होती है फिर ये बनता है ना। तो ये भी हैप्लॉइड है। टोटल अगर ये फ्यूज कर गए तो टोटल कितने एन बन जाएंगे इस बार, 3n बन जाएंगे, एन प्लस एन प्लस एन। तो तीन तीन एन जुड़ गए तो क्या बन जाएगा, 3n। 3n को क्या बोलोगे आप, जब n को हम बोलते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड बोलते हैं n को, तो 2n को क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं। तो 3n को हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को ही इन्होंने क्या बोला है, पैन बोला है, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी ये न्यूक्लियस है किसका, क्या ये एग का है, नहीं। देखो एग ने, एग जो मेल गैमीट के साथ फ्यूज करा था उसने, तो उसका तो जाइगोट अलग बन चुका, वो तो एक अलग सिस्टम हो गया। लेकिन इनका जो एक ये तिगड़ी, जो तीन न्यूक्लियस का जो फ्यूजन हुआ है, इसके लिए हमने कहा कि भाई सेंट्रल सेल जो भी बड़ा था ना, बड़ा सा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो एज दिस फ्यूजन इन्वॉल्व्स द थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोल देते हैं,
क्योंकि इस पर्टिकुलर इवेंट को ये वाला ट्रिपल फ्यूजन है। जाइगोट का फॉर्मेशन यानी कि सिनगैमी नहीं, केवल ये, क्योंकि 3 फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी बात समझ में आती है, 3 फ्यूज कर रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, सिंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स, अब ये कौन से 2 टाइप के फ्यूजन्स है? ये एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने आपको 2 फ्यूजन्स पढ़ा दिए। एक तो हमने आपको सिनगैमी पढ़ा दिया, प्लस हमने आपको ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा दिया, है ना। सिनगैमी एक मेल गैमीट एग के साथ, और ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, ये कह रहे हैं इन दोनों इवेंट्स को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? ये बन जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। ये इसी चीज को डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है भैया। तो अब देखते हैं, ट्रिपल फ्यूजन यानी कि सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो sac. The phenomena is termed as the double fertilization, an event unique to the flowering plants. मतलब ये केवल और केवल किस में होता है? एंजियोस्पर्म्स में होता है। किसमें होता है? केवल और केवल एंजियोस्पर्म्स में होता है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना है और ये जो फ्यूजन हुआ है बेसिकली, इसका ना हम एक नाम देते हैं। मैंने आपको एक बताया था जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, अभी आपको बताया था, है ना। अब इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव क्यों बोला, जनरेटिव क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसमें पता है क्या होगा, वेजिटेटिव का मतलब ये है, ये एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, ये जाइगोट नहीं बनाएगा, तो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो या जाइगोट को ये नरिश करने का काम करता है। और पॉलन ग्रेन में हमने वेजिटेटिव न्यूक्लियस का भी यही काम पढ़ा था। तो वेजिटेटिव का मतलब हमने वहां से लिया कि पॉलन ग्रेन में भी वेजिटेटिव नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये भी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। बट ये वाला जो फर्टिलाइजेशन होता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ही बना है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो इसको इसलिए क्या बोला है हमने? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब किसका क्या होता है वो बात तो अलग है, लेकिन एक चीज हमने पढ़ ली, दैट सिनगैमी इज इक्वल्स टू जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, है ना। जीएफ का मतलब वो नहीं है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या हो गया? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और इन दोनों फर्टिलाइजेशंस को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब जैसे इसमें ट्रिपल फ्यूजन हो गया, मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, अब ये बन गया हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बन गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया। ठीक है, देखो चेंज क्या क्या आ रहा है। पहले थे पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजन के बाद बन गया वो, क्या बन गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है किसका? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जाइगोट कहां गया? एक्चुअली जाइगोट भी उसके अंदर ही रहेगा, जाइगोट भी वहीं रहेगा। तो एक जाइगोट है और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, 2 पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे पास। जाइगोट तो डिप्लॉयड है क्योंकि दो न्यूक्लियस फ्यूज करे थे, लेकिन जो पीईएन है इसमें तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज करे थे, तो ये क्या है? ट्रिप्लॉयड है। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक है। एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म में डेवलप करता है। अभी एंडोस्पर्म क्या होता है अभी समझेंगे। एंड व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, तो जाइगोट तो एम्ब्रियो बन जाएगा, लेकिन ये जो पीईसी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एक्चुअली ये आगे जाके किस में डेवलप होता है? एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। हम इतनी देर से बोल रहे हैं एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म, ये है क्या एंडोस्पर्म? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। व्हाट इज एंडोस्पर्म? तो एंडोस्पर्म एक ऐसी चीज है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? जाइगोट और एम्ब्रियो को, मेनली एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो जो होता है वो अपना नरिशमेंट, जब वो अपने अंदर डिविजन्स करेगा, वो नरिशमेंट कहाँ से लेगा? एंडोस्पर्म नाम के एक पर्टिकुलर टिश्यू से लेगा। पर्टिकुलर टिश्यू से लेगा क्या मतलब? अभी समझते हैं इस चीज को। तो हमने अभी तक पढ़ा है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे जाके एक टिश्यू बनाता है। ऑब्वियसली वो टिश्यू जो होगा ट्रिप्लॉइड ही होगा, क्योंकि ये भी ट्रिप्लॉइड है। इस पूरे के पूरे टिश्यू को, जो कि जाइगोट के चारों तरफ होता है, कहाँ होता है? जाइगोट के चारों तरफ। मतलब एक जाइगोट है, उसके चारों तरफ ये पीईसी एक टिश्यू बनाता है। उस टिश्यू का मेन काम जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है, कि एम्ब्रियो को भाई नरिशमेंट, खाना पीना सब कुछ देना है। ठीक है, उस टिश्यू को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो उसको हमने बोला है कि भाई एंडोस्पर्म का प्राइमरी, पहले सबसे पहला सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? पहला, है ना। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म, तो पहला सेल ये था जिससे आगे बना टिश्यू, पूरा का पूरा टिश्यू बन गया। उस टिश्यू को क्या बोला हमने? एंडोस्पर्म बोला। और वो एंडोस्पर्म टिश्यू क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है।
आगे देखते हैं। अब ये पर्टिकुलर पार्ट से एक पर्टिकुलर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऐसा ऐसा होता है, पर ये कैसा कैसा होता है ना, वो समझेंगे। तो देखिए, ये बन गया हमारा एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये है हमारा पूरा का पूरा जो सेल था वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था। ये हमने पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा, एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। ये हमारा जाइगोट है जो हमने पढ़ा कि सिंगैमी से बनता है। अभी जो सिनर्जिड्स है वो डीजनरेटिंग हो रहे हैं, मतलब कि खत्म हो जाएंगे, डीजनरेट, अपने आप खत्म हो जाएंगे। और ये एंटीबोडल सेल्स ये क्या कर रहे हैं, ये भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ये भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बचेगा क्या, जाइगोट बचेगा, और उसके चारों तरफ क्या बचेगा, एंडोस्पर्म बचेगा, है ना। एंडोस्पर्म हम अलग से पढ़ेंगे, जाइगोट हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली एंडोस्पर्म का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, जाइगोट को। तो अब ये जो चीजें हैं, जाइगोट, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है, इसको अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है, थ्योरी सॉरी, थ्योरी के साथ मैच करते हुए, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, मतलब एक बात, हमारे पास सिनगैमी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का मतलब डबल नहीं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिनगैमी हो चुकी है, सिनगैमी इज कंप्लीट। अब सिनगैमी के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ये उसके बारे में बात करें। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा, सब डबल फर्टिलाइजेशन जब हो गया, मतलब कि सिनगैमी भी हो चुका है, तो सिनगैमी के बाद चार चीज़ें बनती है। क्या बनती है, चार चीज़ें बनती है, 1 2 3 4। कौन कौन सी चार चीज़ें बनती है भाई, देखते हैं। सबसे पहले तो जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है भाई। एम्ब्रियो मतलब सिनगैमी तो से तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, सिनगैमी के बाद का बाद हो रहा है, ठीक है, मान लिया। अब होता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, क्योंकि अगर पहला वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। सिनगैमी से बना था जाइगोट, है ना, और जाइगोट से आगे क्या बनाएंगे हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट किस में कन्वर्ट हुआ, एम्ब्रियो में, और आगे एम्ब्रियो डेवलप होगा, दैट्स व्हाई एम्ब्रियो डेवलपमेंट। दूसरा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, एंडोस्पर्म डेवलप होगा, है ना, क्योंकि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया था, पीईसी, पीईसी से अब एंडोस्पर्म डेवलप होगा, लेकिन कब, फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, सिनगैमी के बाद होता है वो डेवलप, ठीक है। और क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, और क्या होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो सीड और फ्रूट भी बनेंगे, एंडोस्पर्म भी बनेगा, और जाइगोट का डेवलपमेंट भी होगा। तो इसका मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये चार चीजें आती हैं। अभी हम पढ़ते हैं, फॉलोइंग द डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ द एंडोस्पर्म, embryo development, maturation of ovule into seeds, and ovary into fruits are collectively termed as the post fertilization events। तो चार टोटल इवेंट्स हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन, और फ्रूट का फॉर्मेशन। तो ये चार इवेंट्स हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते, सबसे पहले पढ़ते हैं हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, सीड फ्रूट तो बाद में पढ़ेंगे, ये दो मेन चीज अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स, प्रीसीड मतलब पहले होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्यों, जब पहले न्यूट्रिटिव टिश्यू तैयार हो जाएगा उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप करे। क्यों, अगर एम्ब्रियो पहले डेवलप कर गया और न्यूट्रिटिव टिश्यू नहीं है तो वो डेवलप अच्छे से नहीं हो पाए, है ना, ये ऑलरेडी एक मतलब कॉमन सेंस की बात है। तो पहले न्यूट्रिटिव टिश्यू पहले डेवलप करता है, तो प्रीसीड्स का मतलब होता है बिफोर, बिफोर पहले होता है, ठीक है। Now, the primary endosperm cell divides repeatedly and form a diploid endosperm tissue। वो डिवाइड करता है और फिर क्या होता है, एक एंडोस्पर्म का टिश्यू बनाता है, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि एक टिश्यू बनता है ना, पीईसी से टिश्यू बनता है, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स, जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट के लिए प्रोवाइड होता है, एंड आर यूज फॉर द नरिश न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना, उसके नरिशमेंट के लिए। In most common type, most common type of endosperm development, the PEN undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि एंडोस्पर्म जो होता है ना बेटा, हम ये अब थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, केवल एनसीईआरटी को स्टिक, वी विल स्टिक टू दी एनसीईआरटी। तो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो तीन तरीके से हो सकता है, हमारे सिलेबस में तीनों ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है न्यूक्लियर, जैसे ध्यान रखने के लिए, ये पढ़ना नहीं है। फिर होता है एक सेल्यूलर, ठीक है, और तीसरा होता है हेलोबियल। तो तीनों सिलेबस में नहीं है हमारे,
लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी बुक में जो एक्सप्लेन कर रखा है, हमारी बुक में जो अभी एनसीईआरटी में जो एक्सप्लेन कर रखा है वो है न्यूक्लियर वाला। कौन सा है? न्यूक्लियर, ना सेलुलर ना हेलोबियल, केवल न्यूक्लियर। तो ये न्यूक्लियर क्या होता है भाई? न्यूक्लियर का मतलब ये है कि जो एंडोस्पर्म का जो सेल है, मतलब कि पीईसी है, उससे तो सबसे पहले उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस के डिविजन्स हुए। मतलब मान लीजिए ये पीईसी था, ये तो पता है इसमें क्या हुआ? ये इतना बड़ा सेल बन गया और इसके अंदर न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस, मतलब ये एक बड़ा सा सेल बन गया लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है। अच्छा, अरे भाई ऐसे कैसे? फिर हमने इसके स्ट्रक्चर को और देखा, ये और बड़ा हो गया, ठीक है। बीच में एक वैक्यूल भी आ गया बहुत बड़ा सा, लेकिन अभी भी क्या है? न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही भर रखे हैं। मतलब पूरा का पूरा एक ही सेल है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। हम कह रहे हैं न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है लेकिन सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं कर रहा। तो न्यूक्लियस डिवाइड करा करे जा रहा है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करे जा रहा है ना, इस तरीके से। तो यू कैन सी, अब एक ही सेल है, अभी भी एक बड़ा सा सेल बन गया है, पूरा स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन इसमें सेल अभी भी एक है और न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, है ना। अब अब जाके जब इसमें बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ बन जाएंगे, अब जाके इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको ये शो कर देता हूँ। ओके, तो अब जाकर यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन अब आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब इस तरीके से, है ना। तो बस इनके चारों तरफ एक सेल वॉल बना दें, बस ऐसे। इनके चारों तरफ एक सेल वॉल बना दो ऐसे करके। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर, जो ये भी हमने पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, बेटा इसमें पता है क्या है? सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का। सो वी कैन से दैट न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्योंकि कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस तो बहुत सारे हो गए, न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करता गया करता गया करता गया करता गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, ठीक है। बाद में क्या हुआ? बहुत बाद में साइटोकाइनेसिस हुआ। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ये उनके लिए टर्म्स हैं। तो न्यूक्लियस का डिवीजन बहुत बार होगा, एक साथ होगा, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन बहुत बाद में होगा, ठीक है। अब इस चीज को पढ़ते हैं। दिस स्टेज ऑफ इन मोस्ट कॉमन टाइप द पीईएन, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर। मतलब वो डिवाइड करता ही रहेगा, फ्री न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस हो रहे हैं, लेकिन सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं कर रहा। दिस स्टेज, ये वाली जो स्टेज होती है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इस डेवलपमेंट को बोलते हैं न्यूक्लियर डेवलपमेंट, ठीक है। सब्सिक्वेंटली होता क्या है, फिर बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स। सेल वॉल का फॉर्मेशन वो सब्सिक्वेंट है, मतलब बाद में होता है। एंड एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर, और तब जाके एंडोस्पर्म कैसा हो जाता है? सेलुलर। अब एंडोस्पर्म अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर सेल्स दिखाई। मैं यहाँ पर जो है प्रॉपर सेल्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बट आपको ऐसा दिखाई देगा कि प्रॉपर सेल्स दिखाई देगा। कहने का मतलब ये, ठीक है, कोशिश ये है कि आपको सेल्स दिखाई दे जाए। ओके, आपको एक आइडिया मिल गया है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो अब आप देख सकते हो बहुत सारे सेल्स हैं, ये एंडोस्पर्म। तो बना कैसे? सबसे पहले क्या हुआ था? इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ था, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बाद में इसमें साइटोकाइनेसिस हुआ। द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। मतलब किसी में हो सकता है कि 200-250 हो, किसी में हो सकता है 1000 हो, तो ये वेरी कर सकता है, स्पीशीज टू स्पीशीज चेंज कर सकता है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट
जो आप कच्चे नारियल से जो कोकोनट वाटर पीते हो, दैट यू आर फेमिलियर विद, है ना, जिसको हम जानते ही हैं, इज नथिंग बट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उस वो जो है ना वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है, ठीक है। तो मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड सराउंडिंग द वाइट कर्नल द सेल्युलर एंडोस्पर्म। तो कहने का मतलब ये जो नारियल होता है जिसका हम वाइट वाइट पार्ट जो खाते हैं, तो वाइट पार्ट वाला जो है वो तो है सेल्युलर एंडोस्पर्म। वो क्या है? सेल्युलर एंडोस्पर्म। वो सेल्स का बना हुआ है, प्रॉपर सेल्स के एंडोस्पर्म ही है वो। लेकिन जो पानी है वो क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बना है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक तरीके का एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म जो है वो दो तरीके से पाया जाता है कोकोनट में, एक तो सेल्युलर हो गया और एक फ्री न्यूक्लियर हो गया। ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है। तो व्हाइट वाला कौन सा है? सेल्युलर। और जो लिक्विड है, मिल्क जो होता है कोकोनट का, वो कौन सा है? फ्री न्यूक्लियर है, ठीक है। ये एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है। एंडोस्पर्म मे बी आइदर मे बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। हो सकता है डेवलप एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहा है तो एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा किस किस में होता है? पी, ग्राउंडनट मतलब कि मूंगफली, बीन्स में ऐसा होता है। बिफोर सीड्स मैच्योरेशन, मतलब सीड पूरा मैच्योर भी नहीं हुआ, जर्मिनेशन के लिए मतलब अभी तैयार भी नहीं हुआ था पूरे अच्छे से, लेकिन वो उसमें ऐसा हो सकता है कि वो सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है कंज्यूम कर ले, ठीक है। और इट में परसिस्ट, हो सकता है वो बच जाए। सीड बन गया, सीड बन के मैच्योर भी हो गया, लेकिन जो सीड है अभी भी उसके अंदर क्या है? एंडोस्पर्म बचा हुआ है इन द मैच्योर सीड सच एज कैस्टर एंड कोकोनट। तो कैस्टर और कोकोनट में सीड बनने के बाद भी हमें एंडोस्पर्म मिलता है एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे हम वो एंडोस्पर्म का यूज करेंगे, ऑब्वियसली सीड उसका यूज करता है ना। तो ये एक बात है। अच्छा, तो मान लीजिए अगर सीड बच गया, अगर सीड में बच गया तो क्या बच गया? एंडोस्पर्म अगर बच गया तो हम उसको बोल देते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। ये आगे पढ़ेंगे हम, एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर उसमें नहीं बचा तो हम उसको बोल देंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो मतलब सीड में एंडोस्पर्म है और सीड में एंडोस्पर्म नहीं है, बस उसके बेसिस पे हमने ये दो पर्टिकुलर नाम दे दिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो के बारे में। तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। सबसे पहले ये बहुत जरूरी बात बता दी इन्होंने कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है ना वो माइक्रोपाइल की तरफ से होता है। मतलब मतलब क्या है इसका? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सिनर्जिड्स में बेटा माइक्रोपाइल तो इधर होता है, माइक्रोपाइल यहाँ से होता है, तो इस साइड से यहाँ से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि देखो जाइगोट भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो एम्ब्रियो सैक में डेवलपमेंट यहाँ से होता है क्योंकि जाइगोट यहीं पे प्रेजेंट है। साफ सीधी सी बात ये है, तो ये समझने वाली चीज है कि एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के हिसाब से अगर देखा जाए तो माइक्रोपाइलर एंड जहाँ पे वहां पे होगा वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड, क्योंकि वहां पे जाइगोट सिचुएटेड है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। मतलब ज्यादातर जाइगोट तो एम्ब्रियो तब बनाते हैं जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म होता है उनके पास। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब इससे श्योर हो जाता है कि भाई जब एम्ब्रियो बनेगा उसके बाद नरिशमेंट होगा ही होगा। तो इसका मतलब जो कि अभी हमने पढ़ा, मान लीजिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो जाइगोट जो है वो अपना डेवलपमेंट जो कर रहा है एम्ब्रियो में वो भी डिले कर देगा। तो अगर लेट होता है तो जाइगोट भी डिले कर सकता है। तो ये एक तरीके का अडेप्टेशन है, एक तरीके का यू कैन से न्यू फीचर है उसका, है ना। थ्रू द सीड्स डिफर सॉरी दो दो द सीड्स डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो कि हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स। इसका मतलब क्या है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। Figure 1.3 depicts the stages of the embryogeny in a dicotyledonous embryo. The zygote give rise to the proembryo. zygote से फिर एक proembryo बनता है। proembryo का मतलब कि एक ऐसे समझ सकते हो, zygote, उसके बाद आता है आपका proembryo, और उससे बनता है हमारा एम्ब्रियो। तो ये एक साइकिल होती है। तो मतलब एम्ब्रियो से पहले वाला स्ट्रक्चर जो बन रहा है बेसिकली छोटा सा
दैट इज प्रो एम्ब्रियो, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्ब्रियो जो बन रहा है वो थोड़ा सा ग्लोबुलर इन शेप है, हार्ट शेप है, और फिर उसके बाद एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। अब इसका क्या मतलब है हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा एक पर्टिकुलर जाइगोट है और यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड है, तो यहाँ पर हो गया चलाज़र है ना, इस तरीके से होता है। तो ये वाला जो सेल है, दिस वन, ये वाला जो सेल होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जर होता है, और ऑब्वियसली ये वाला थोड़ा सा स्मॉलर है। तो जो लार्जर है उसका नाम है सस्पेंसर सेल। क्या बना, क्या नाम है, सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल इसलिए नाम है क्योंकि वो आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है सस्पेंसर। यू कैन सी इन द बुक, इतना बड़ा जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला जो बुक में लेवल भी कर रखा है, ये सस्पेंसर होता है ना। तो ये सस्पेंसर बनाता है, दैट्स वाई सस्पेंसर। सस्पेंसर होता है ना जो एक, यू कैन से कि एक जो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता है ना, इस वाले बड़े सेल्स को, इस वाले बड़े, ये वाले बड़े सेल को, और ये जो हार्ट शेप ग्लोबुलर शेप जो एम्ब्रियो है इसको कनेक्ट करने वाले जो सेल्स हैं बेसिकली ये सस्पेंसर सेल्स है ना। ऐसे सस्पेंसर सेल की जो लेयर होती है वो 6 से 10 सेल्स की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती जनरली, है ना। ठीक है, अब एक और चीज़ समझनी है। क्या, ये जो बड़ा सा सेल है यहाँ पे इसको बोलते हैं हॉस्टोरियम या हॉस्टोरियल सेल। वैसे तो उसको हॉस्टोरियम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको मतलब लिखा मिल जाएगा कि दैट इज हॉस्टोरियल सेल, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, स्कॉल्ड हॉस्टोरियम, ठीक है। अब सस्पेंसर सेल आ गया, ठीक है। यहाँ जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये डेवलप हुआ है इस नीचे वाले सेल से। कौन से वाले, मैं इस वाले सेल की बात कर रहा हूँ। ये जो सेल है ना यहाँ पर, नीचे वाला सस्पेंसर सेल के नीचे वाला, सेकेंड वाले डायग्राम में जो सस्पेंसर सेल के नीचे वाला, ये वाला जो डायग्राम, इससे बना है क्या, ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है पूरा का पूरा मैंने लिखा। तो दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू दिस पार्ट, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। ठीक, अब होता क्या है कि जो ये वाला जो हमारा यहाँ पे जो सेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, ये फर्दर डिवीजन करते हैं और एक ये ग्लोबुलर से कैसा कैसी शेप में आता है, हार्ट शेप में आता है, दिल के आकार की शेप में आ जाता है, ठीक है। और जो सस्पेंसर का सबसे नीचे वाला सेल है, मतलब कि ये वाला सबसे सबसे नीचे वाला सेल, ये रेडिकल बनाने की कोशिश करता है जो आगे जाके रूट बनाएगा, जो आगे जाके रूट बनाएगा, ठीक है। तो ये तो रूट बना रहा है, ठीक है। तो शूट कहाँ से बनेगा, शूट बनेगा इस प्लूम्यूल से। कहाँ से बनेगा, इस प्लूम्यूल से। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली में, आप समझने की कोशिश थोड़ी सी करना कि, सॉरी, ये एम्ब्रियो जो है ना, ये वाला जो एम्ब्रियो था, इसके अंदर डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है। इसके अंदर जब डेवलपमेंट्स हुए तो इसने क्या करा, एक यहाँ पर कॉटिलिड, इसको दो कॉटिलिडन निकालने हैं, तो एक यहाँ से निकाला, एक इस तरफ निकाल दिया और एक इस तरफ निकाल दिया। क्या, कॉटिलिडन। कॉटिलिडन क्या होता है, मतलब कि जो सीड को जर्मिनेट करने के लिए जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है वो होते हैं कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन नाम का एक स्ट्रक्चर यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, ठीक है, मान ली बात भाई निकल रहे हैं। तो ये बीच के सेल्स क्या करेंगे, ये बीच के सेल्स एक्चुअली में क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो के पार्ट है। ये क्या है, एम्ब्रियो। तो कॉटिलिडन क्या एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, नहीं, देखो कॉटिलिडन एम्ब्रियो का पार्ट पहले था, लेकिन अब एम्ब्रियो ने क्या करा, कॉटिलिडन को बाहर निकाल, कुछ सेल्स को बाहर की तरफ निकाल दिया, अलग कर दिया कि भाई ये जो सेल है ना, ये मुझे ये जो है जब हमारा सीड बन जाएगा, एम्ब्रियो से जब मैं सीड बनाऊंगा, है ना, मतलब एम्ब्रियो खुद कह रहा है, तो तब मैं ये यूज करूंगा। तो एम्ब्रियो ने खुद निकाल दिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया रेडिकल बनेगा। तो इसी चीज को अब यहाँ पर आप देखो कि बाद में ये जो सस्पेंसर का जो लास्ट वाला सेल है ये कन्वर्ट हो गया रेडिकल में, ये दोनों पार्ट्स बन गए कॉटिलिडन। और अब आप देख रहे हो कॉटिलिडन के बीच में एक छोटा सा पार्ट, ये जो बना हुआ है छोटा सा, ये वाला, दैट इज प्लीम्यूल। तो प्लीम्यूल क्या है, जिससे आगे शूट बनेगा, और रेडिकल क्या है, जिससे आगे रूट्स बनेंगे। तो रूट, शूट और कॉटिलिडन्स इस तरीके से किसी डाइकॉट के एम्ब्रियो में अरेंज होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं हमारे पर्टिकुलर डायग्राम्स के हिसाब से। तो अ टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, जो कि फिगर में अभी दे रखा है, अभी पढ़ेंगे।
कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड द टू कॉटिलिडन। तो इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस है और दो कॉटिलिडन है। चलिए दो कॉटिलिडन तो दिख रहे हैं, एक और दो, है ना। एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ है? अब एम्ब्रियोनल एक्सिस समझने के लिए आपने क्लास 10th में एक चीज पढ़ी है, इस तरीके से आपने पी का डायग्राम बना, चना जो होता है ना, उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से पढ़ा है, इस तरीके से, है ना। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करूं तो डायग्राम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा कि भाई ये क्वाड्रिलेटरन है, यहाँ पर ये पहला क्वाड्रिलेटरन है, ये दूसरा क्वाड्रिलेटरन है ना, ये प्रीम्यूल हो गया। अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा भी, आपको एकदम याद आ जाएगा। प्रीम्यूल और ये हो गया रेडिकल, है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरन नंबर 1 C1 लिख देते हैं, C2 ये क्वाड्रिलेटरन नंबर 2। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस पता है क्या है, ये पूरा का पूरा है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस पे सबसे ऊपर क्या आ रहा है? प्रीम्यूल। एम्ब्रियोनल एक्सिस में सबसे नीचे क्या आ रहा है? रेडिकल। जरा इसको कंपेयर करना, प्रीम्यूल ये रहा, रेडिकल ये रहा। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एग्जैक्टली यही है एम्ब्रियोनल एक्सिस जो मैंने अभी लेबल कर। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस इस तरीके से प्रेजेंट होता है, किसमें? डाइकॉट में। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलिडन इज कॉल्ड द एपिकोटाइल। अब ये बता रहे हैं कि कॉटिलिडन का जो पोर्शन होता है उस कोटल सॉरी पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कि होता है अबव द कॉटिलिडन, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। तो कहने का मतलब एपिकोटाइल करीब करीब यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। एपिकोटाइल, यहाँ पर एपिकोटाइल होता है और यहाँ पर देखिए हाइपोकोटाइल होता है, मतलब कॉटिलिडन के नीचे वाला पार्ट जो होता है वो होता है हमारा। तो ये एक्सेस, मैं आपको एम्ब्रियोनल एक्सेस बता रहा था। तो एक्सेस है, एक्सेस का मतलब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो ये एपिकोटाइल हो गया, ये हाइपोकोटाइल हो गया। तो एम्ब्रियो कहाँ है? अगर हम कहें कि भाई एम्ब्रियो कहाँ है, तो ये हो गया एपिकोटाइल। एक्चुअली में एम्ब्रियो यहाँ इस जगह पर लोकेटेड है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये एम्ब्रियो है। समझ में आया? तो एम्ब्रियो का वो पार्ट जो कि कॉटिलिडन से ऊपर है, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। तो दिस इज योर एपिकोटाइल। And the part of the embryo that is below the cotyledon, that is called हाइपोकोटाइल। तो ये आपका हाइपोकोटाइल हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? ये वाला एम्ब्रियो प्रेजेंट है, राइट। ठीक है, अब आते हैं विच टर्मिनेट्स विद प्लीम्यूल और द स्टेम्ब्रियल। तो एपिकोटाइल के ऊपर जो होता है प्लीम्यूल मिलता है ना, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द कॉटिलिडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। तो इसमें लिखा है कि हाइपोकोटाइल जो होता है एम्ब्रियो के नीचे होता है, ठीक है। दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और द रूट टिप, जो बाद में रेडिकल या रूट टिप के तरह से टर्मिनेट होता है। द रूट टिप इज कवर्ड बाय द रूट कैप। तो रूट के टिप जो होती है, मतलब रेडिकल जो होता है, उसके किससे कवर्ड है? रूट कैप से कवर्ड होता है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आपको डाइकोट शीट को, जो मैंने बताया था कि एक डायग्राम है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। Okay, let's keep that. ओके, तो दिस इज द डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉटिलिडन है, ये वाला देखो कॉटिलिडन है, ये प्लीम्यूल है और ये रेडिकल। ये आपने 10th क्लास की अपनी बुक में पढ़ा है ना, अपनी 10th क्लास की बुक में ये पढ़ा है कि प्लीम्यूल रेडिकल इस तरीके से होता है ना। तो ये प्लीम्यूल, रेडिकल और कॉटिलिडन्स। तो ये जो प्लीम्यूल से लेकर रेडिकल वाला पार्ट है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके बीच में एम्ब्रियो प्रेजेंट है, कहने का मतलब ये। चलिए वापस आ जाते हैं। ओके, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा इसको। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं मोनोकॉट के बारे में। तो एम्ब्रियोस ऑफ द मोनोकॉट possess ओनली वन कॉटिलिडन, उसमें एक ही कॉटिलिडन। देखो बाय डिफॉल्ट तो एक्चुअली में उसके पास दो कॉटिलिडन ही थे, लेकिन बेचारे के पास आते आते क्या बचा? एक ही कॉटिलिडन बचा। कैसे बचा एक ही कॉटिलिडन, उसके बारे में देखें। तो ग्रासेस फैमिली की अगर हम बात करें तो उसमें जो कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, और बचा कुचा कॉटिलिडन होता है बिल्कुल खत्म, जिसको बोलते हैं ना कि जरा सा ही थोड़ी टाइम बाद ही खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस।
एम्ब्रियोनल एक्स, अब ये है हमारा मोनोकॉट, ऑब्वियसली है ना, मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ है? स्क्यूटेलम तो दिख गया, जो कि लेटरल साइड में प्रेजेंट। तो कहने का मतलब पता है क्या है? देखो यहाँ से, सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये वाला जो पार्ट है, इस पर्टिकुलर पार्ट चला गया। ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैं इसको कलर कर देता हूँ। दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये हमारा क्या है? एम्ब्रियो वाला पार्ट। ठीक है, बात समझ में आई? तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड, लेटरल मतलब साइड में, तो ये साइड में प्रेजेंट है। ठीक है भाई। अब इस लेटरल साइड के हम कह रहे हैं साइड में स्क्यूटेलम प्रेजेंट है, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल, तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, कॉटिलेडन की तरह से काम कर, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। एट द लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल, जिसके लोअर एंड पे क्या प्रेजेंट है? रेडिकल प्रेजेंट। ठीक है भाई। एंड द रूट कैप एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा, मतलब जो रूट कैप है ना, वो अनडिफरेंशिएटेड शीथ ऑफ सेल से ढका हुआ है, जिसका नाम है कोलियोराइजा। मतलब एक्चुअली में कोलियोराइजा क्या कहना चाह रहे हैं कि रूट कैप है, रूट कैप के ऊपर एक कवर, दूसरी कवर, तीसरी कवर, चौथी कवर, वो जो लेयर्स है ना, आप गिन के एकदम से बता नहीं सकते कि कितनी लेयर्स है। उसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके बता पाएंगे कि कितनी लेयर्स है। तो ये क्या होती है? शीथ, यानी कि लेयर्स होती हैं, जो कि किसको कवर करके रखती है? रूट कैप को कवर करके रखती है। ठीक है। तो अगर वो रूट है तो हो गया कोलियोराइजा, और अगर वो शूट को कवर, प्लीम्यूल जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, तो अगर वो प्लीम्यूल को कवर कर रही है तो दैट इज कोलियोप्टाइल। तो यहाँ पे पी आ रहा है, दैट इज, इससे पहचान होती है को प्लीम्यूल वाला कोलियोप्टाइल और रूट वाला राइजा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। The portion of the embryonal axis above the attachment of the scutellum is called the epigotyle. तो स्क्यूटेलम जहां से अटैच्ड है, ये वाला, उसके ऊपर जो होता है पार्ट, दैट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइड। उसके ऊपर का पार्ट क्या है? कोलियोप्टाइड। ठीक है, ओके। द एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स, एपिकोटाइल के पास एक शूट एपेक्स भी होता है, देखो यहाँ पे शूट एपेक्स है ना। एपिकोटाइल ये हमने पढ़ लिया था, है ना। तो इसके पास एक शूट एपेक्स प्रेजेंट है, ये रहा शूट एपेक्स। ठीक है। अब इसमें लिख रखा है शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया एनक्लोज्ड इन अ हॉलो फॉलिकुलर फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल। इसको समझते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोलियोप्टाइल का मतलब अगेन लेयर्स ऑफ शीट्स ऑफ सेल्स हैं जो कि कवर करे हुए हैं, लेकिन किसको कवर करे हुए हैं? तो दिस स्ट्रक्चर, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है? लीफ प्रीमोर्डिया। लीफ प्रीमोर्डिया का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आगे जाके क्या बनाएगा? लीफ बनाएगा, वो है लीफ प्रीमोर्डिया। तो इसका मतलब लीफ तो प्रीम्यूल से बनती है, शूट में होती है, तो ये शूट वाला पार्ट है, ये कंफर्म करता है। तो लीफ प्रीमोर्डिया मतलब लीफ, आगे जाके लीफ बनाएगा, वो वाला स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल बोलते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट। तो आई होप you have covered, you have understood the double fertilization and the post fertilization events. अब इसके बाद हम सीड और उसके बाद का जो हमारा फ्रूट वाला पार्ट है, जो क्या आएगा हमारा एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर आएगा, उसको हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।